हेलो फ्रेंड्स, चलो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, नाउ अभी ये जो चैप्टर है इट इज़ प्योरली रट्टा चैप्टर। यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम दिए हैं, उनका अकाउंटिंग में रोल क्या वो दिया है नेशनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे। सो दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे आपको फटाफट पढ़ना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डायग्राम नहीं है। बस हर एक अथॉरिटी का काम क्या है इतना आपको समझना है। ठीक है, सो दिस इज प्योरली रट्टा मारू चैप्टर। इसका नाम क्या है? रट्टा मारू चैप्टर। चलो, तो ये उसका मैंने डिटेल दिया है। पहला है ICAI। चलो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? व्हाट इज स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट ने इसको अलग से फॉर्म किया है। एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। लर्न करना है, सबको पता ही है, एग्जाम में आ सकता है। फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री, द इंस्टीट्यूट फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दीज आर द क्वेश्चंस फॉर MCQ। तो इसके मैं ज़्यादा MCQ आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि बस ये वर्ड आपको लर्न करना है। द ICAI इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इन द वर्ल्ड with a strong tradition to service to Indian economy in public interest। बराबर है। The affairs of ICAI managed by council in accordance with the provision of Chartered Accountant Act 1949 and Chartered Accountant Regulation 1988। तो उसके जो अफेयर्स है, मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट का बोल सकते हैं कि ICAI ऑपरेट कैसे करता है पूरे इंडिया में, करेक्ट ना? तो उसके लिए जो प्रोविजंस है जो 1949 एक्ट में दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, एंड उसके रेगुलेशंस में दिया है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, प्रोफेशनल एवेन्यूज कहाँ पे है, आप कितना फीस चार्ज करोगे, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, पूरा है ना। आपका फंक्शनिंग कैसे होता है, COP आवर्स क्या होते हैं, आपको मेंबरशिप कैसे मिलेगा, कौन से केस में मेंबरशिप कैंसिल होगा, कौन से अलग कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं, जो भी है वो सब दिया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ICAI हैज अचीव्ड recognition as a premier accounting body not only in the country but globally for maintaining highest standard in technical and ethical sphere and for sustaining stringent examination and education standard। yes, एग्जाम सबसे टफ रहता है, आपको पता ही है, अपना भी टफ है। since 1949 the profession has grown leaps and bounds in terms of members and student base। क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है, रिजल्ट 5% है, तो ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलो, तो अब इसमें से क्या क्या आएगा बताओ एग्जाम में। आपको एक्ट पूछेंगे, कौन सा एक्ट आपको लर्न करना है, 1949। एंड इंस्टीट्यूट किसके साथ काम करता है, MCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके अफेयर्स को मैनेज करता है उसका जो काउंसिल है वो मैनेज करता है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ ICAI टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, पता है सबको। टू एजुकेट द स्टूडेंट एंड इट्स मेंबर्स को मैंने कहा ना कि आप CA बनने के बाद सबके लिए CA, CS, CM है, तीनों कोर्सेज के लिए ये कोर्स ऐसे हैं, अपने को लाइफ टाइम तक पढ़ना पड़ता है। तो COP आवर्स, अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हो तो हर साल 20 आवर्स 30 आवर्स वापस जगह ट्रेनिंग लेना पड़ता है। एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन, ताकि आपको बोलेंगे अगेन कम अगेन। टू कंडक्ट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ द मेंबर। हाँ, प्रोफेशनल मतलब वही CP आवर्स, करेक्ट ना? तो प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब आपको नए नए जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है, ताकि आपको काम करने में इजी हो। टू कंडक्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, जैसे सीसा, डिसा, बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे मिनिमम डिग्री CA, CS, CM है, वो है। टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर, टू ले डाउन एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब गलत काम नहीं करना है, क्लाइंट का टैक्स गलत तरह से नहीं हाइड करना है, बट सब लोग क्या करते हैं आपको पता है। टू मॉनिटर क्वालिटी थ्रू पीयर रिव्यू, इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स, मतलब कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस मत करो। डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शन, टू कंडक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू, टू प्रोवाइड इनपुट ऑन पॉलिसी मैटर्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था ICAI। नाउ नेक्स्ट देखेंगे ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एंड फिर आएगा ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, established in 1944 as a registered company under Companies Act with the object of promoting, regulating, developing profession of cost accounting. On 20th May 1959
Institute was established by special act of parliament, namely Cost and Works Accountants Act 1959 as a statutory professional body for the regulation of profession of cost accounting. तो अब इसमें MCQ आ सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ICWI, इसका एज अ कंपनी पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, बाद में 28 में 1959 उसको स्पेशल एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने अलग से फॉर्म किया था. उसका पर्पस क्या है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अगर ऊपर आप देखेंगे तो रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और नीचे इनका फंक्शन है टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. It has since been continuously contributing to the growth of industrial and economic climate of the country. The Institute of Cost Account of India is the only recognized statutory professional organization and licensing body in India specializing exclusively in cost management accounting. Yes, मतलब cost and management accounting में they have got professional certificate, मतलब उनका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है. लॉ उनके सर्टिफिकेट को वैल्यू देता है. अभी भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो होते हैं, GST का ऑडिट डन बाय CA एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, GST के जितने भी सर्टिफिकेट्स है, एवरी सर्टिफिकेट कैन बी सर्टिफाइड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट. तो इट्स लीगली रिकॉग्नाइज फॉर कॉस्टिंग एंड फॉर इंडायरेक्ट टैक्स. अ कॉस्ट अकाउंट इज अ पर्सन हु ऑफर और परफॉर्म सर्विस इन्वॉल्विंग कॉस्टिंग और प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर रिलेटेड स्टेटमेंट. करेक्ट. फिनेंशियल अकाउंटिंग में अपने देखा था चैप्टर 1 में आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलता है. कॉस्ट अकाउंटिंग में यू गेट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस, तो वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, तो इट कैन बी इशूड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट. तो वो दिया है सर. इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है टू डेवलप द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन एज अ पावरफुल टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू प्रमोट एंड डेवलप साइंटिफिक मेथड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. टू डेवलप प्रोफेशनल बॉडी ऑफ मेंबर एंड इक्विप देम फुल्ली टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन. इक्विप कैसे करेंगे? इक्विप उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. जो मैंने कहा ना आपको कि जैसे मैं प्रैक्टिसिंग मेंबर हूँ, सो एवरी ईयर 30 आवर्स का ट्रेनिंग लेना पड़ता है कंपलसरी, नहीं तो अपना COP रिन्यू नहीं होता है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे. टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस, इंकॉर्पोरेट सच चेंजेस एज आर essential for sustained viability of the industry and other economic activities. To exercise supervision on the entrance to the profession and ensure strict adherence to the best ethical standard by the profession. Correct. Exercise supervision on the entrance to the profession, मतलब जो स्टूडेंट इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल होकर, मतलब एग्जाम डिफिकल्ट बनाओ, उनको बार बार फेल करो. करेक्ट ना. एंड एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करो, ये चीज़ प्रमोट करना है. ठीक है, ये बोलने के लिए. To organize seminar and conference on subject of professional interest in the different parts of country for cross fertilization of ideas of professional growth. Yes, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट ICAI हो या ICMA हो, वो सेमिनार करते रहते हैं. जैसे नए नई चीज़ें आती है मार्केट में, नए नए अपडेट्स आते हैं. फिनेंस एक्ट 20 उसमें अमेंडमेंट्स क्या हुए, GST के अमेंडमेंट्स क्या हुए, MCA के क्या नए कंप्लायंसेस है, कंपनी एक्ट के क्या कंप्लायंसेस है, जिसका अपने इस पर इम्पैक्ट होता है. तो ऐसे अलग अलग सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं to equip the members so that they can perform properly. मतलब ये कोर्स CA, CS, CMA, we all are students for lifetime. मरते दम तक अपडेट्स आपको पढ़ते रहना है. ठीक है. To carry out research and publication activity covering various economic spheres and the तो रिसर्च एक्टिविटी पे काम है उनका, फॉर द स्टूडेंट, फॉर द पब्लिक, फॉर द सोसाइटी, फॉर द गवर्नमेंट, सब दिया है. ठीक है. तो अभी इसमें अगर आपको अभी इसका चार्ट आप ही बनाओगे, दोनों काफ़ी सिंपल है. इसमें MCQ में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा MCQ कवर नहीं करने वाला हूँ. मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ कलर से वही MCQ है. IFRS फाउंडेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन responsible for developing a single set of high quality global accounting standard known as the IFRS. अच्छा, पहले ध्यान दो. नाउ देखो, हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो IFRS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. आई रिपीट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. सर ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर IFRS की ज़रूरत क्या है? अभी क्या हुआ है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन
करेक्ट ना। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो अभी जो अपना इकोनॉमी है वो नेशनल इकोनॉमी नहीं है, इट्स अ इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। मतलब जैसे आपने देखा रहेगा यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब गिरा तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरता है। करेक्ट, एक भी न्यूज़ वर्ल्ड में कहीं पे भी आती है बड़े कंट्रीज में तो इट्स अफेक्ट्स और स्टॉक मार्केट। आपने सोचा है कभी क्यों? रीज़न क्या है कि अपने जो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है, वी आर डिपेंड ऑन देम एंड इवन मेनी ऑफ द कंपनीज विच आर देयर दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन अस। करेक्ट ना। सो ये इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। सो अभी जो करंट ट्रेंड है इकोनॉमी का, इट्स वर्क टुगेदर, डोंट वर्क अलोन। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो मर्जर, अमलगमेशन, जॉइंट वेंचर, अलायंसेस, दिस इज द न्यू ट्रेंड। तो जहाँ पे अलायंसेस करोगे आपको आगे बढ़ने के मौके फास्ट मिलेंगे। तो अभी जब ये वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे अलायंसेस होते हैं एंड जहाँ पे अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आता है, सो वी फॉलो आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट कंट्री फॉलो देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इससे वो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कभी कभी मिसलीडिंग होते हैं, जो यूजर से उसको समझ में नहीं आता है। सो टू ब्रिंग देम एट पार वी फॉलो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो सबके लिए सेम है। तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो एट पार हो जाएंगे। बस एकदम बेसिक मैंने आपको बताया, इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्स है IFRS का। करेक्ट ना। मैंने भी इसका कोर्स नहीं किया है। हाँ, जितना हमको लगता है उतना पढ़ते, जहाँ जहाँ पे कंपनीज के काम है, क्योंकि हमको भी ये सिलेबस में IFRS नहीं था जब मैंने पास किया, बाद में भी ऐड किया गया, बट वो बेसिक लेवल पे ऐड किया गया है। तो IFRS अभी इंडिया में अप्लाई हो चुका है। करेक्ट। तो जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है अपने को पढ़ना पड़ता है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर IFRS। देखो नाम क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये सब एट पार हो गए ना तो काम करना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मिसलीडिंग टू सर्टन एक्सटेंट। अच्छा, इट्स नॉट फॉर अ प्रॉफिट। नाउ आपने सुना है NPO। नाउ व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट? अभी काफ़ी स्टूडेंट इसका गलत मतलब निकालते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि वो पैसा नहीं कमाते, ये लोग पैसा अर्न करते हैं बट दे डोंट गिव टू मेंबर्स। जैसे कंपनी पैसा कमा दिए तो दे गिव इट टू शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, वो उनके पास ही रहेगा। सो वॉटर मनी दे मेक इट विल रिमेन विद देम। सो ये जो IFRS है ये उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ सिंगल सेट ऑफ हाई ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस मतलब अभी इंडिया में इंडियन कंप्लायंस भी करना पड़ेगा एंड वो भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ता है। द मिशन ऑफ द फाउंडेशन इज टू डेवलप स्टैंडर्ड दैट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी to financial market around the world. Their work serves the public interest by fostering trust, growth, long-term financial stability in the global economy. ये words जो मैं highlight कर रहा हूँ यही आपके लिए MCQ है, क्योंकि ये पूरा इसलिए का न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, पैच में एक अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज़ का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इसके लिए आपको मेरे वीडियो लेक्चर की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें लॉजिक जीरो है। देखो मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके पास नहीं है। जैसे आपने IFRS वर्ड सुना रहेगा बट उसका पर्पज़ आज समझा कि अच्छा इसके लिए वो किया है, क्योंकि क्या है, नाउ वी आर डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो। अपना वहाँ पे कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस रहता है, उनका यहाँ पे रहता है, तो फिर वो उसमें ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, तो फिर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही बनता है कंपनी का, तो फिर थोड़ा तकलीफ होता है पढ़ने में, मतलब इंटरप्रेट करने में। तो इनका मिशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, एंड टू फॉस्टर ट्रस्ट, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये 6 वर्ड MCQ के लिए बता रहा हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबींग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी टू सपोर्ट देयर वर्क इंक्लूडिंग G20 समिट, जायंट 20। इंडिया में जो बड़े 20, वर्ल्ड में जो 20 टॉप इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड बैंक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ ये काम करते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबींग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्ट देयर वर्क इंक्लूडिंग IFRS standards are now added to more than 125 jurisdiction with many others permitting their use. Yes, 125 कंट्री में अभी तक उसका यूज़ अलाउ कर दिया है, इंडिया ने भी कर दिया है। चलो अभी IFRS का स्ट्रक्चर देखते क्या है। 3 टायर स्ट्रक्चर उसका है। IFRS फाउंडेशन एज अ 3 स्टार गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। ये शॉर्ट फॉर्म लर्न करना, ये MCQ में आने वाले हैं। govern and overseen by the trustee from around the world. International IFRS Foundation trustee
हु इज इन टर्न अकाउंटेबल टू मॉनिटरिंग द बोर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, IFRS फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड। मतलब 3 तरह के स्ट्रक्चर है ये जो IFRS है, जिनका काम है कि टू सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेड बाय एंटायर ग्लोब। सोचो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हर एक कंट्री में बहुत चैलेंजिंग काम है। आपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी। ये ग्लोबल स्केल पे सेट करना बहुत बड़ा काम है। उसमें 3 अथॉरिटीज है। पहला कौन है? 3 एक्सपर्ट होते हैं। पहला इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो ये स्टैंडर्ड नोटिफाई करते हैं, करेक्ट ना। देन जो ट्रस्टी होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? IFRS फाउंडेशन ट्रस्टी, ये उसके ट्रस्टी होते हैं। एंड देन इनका काम क्या है? IFRS फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड जो है, देखो हु इन टर्न अकाउंटेबल टू द, तो एक बोर्ड भी बना के रखा है IFRS फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड। तो ये जो काम कर रहे हैं इसको मॉनिटर किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है। देन IFRS एडवाइजरी काउंसिल प्रोवाइड advice and counsel the trustee and board, whereas the board also consult action with the range of other standing advisory bodies and consultative groups। मतलब ने काम दिया कि ये जो IFRS जो एडवाइजरी काउंसिल है और एक दिया, उनका काम क्या है? टू प्रोवाइड एडवाइस एंड काउंसिल द ट्रस्टी एंड द बोर्ड। तो अब इसमें आपको क्या क्या लर्न करना है मैं बताता हूँ। तो पहला कौन है? देन IRS तो ये 3 नाम आप अच्छे से लर्न करना। अभी देखो, अभी इनके काम क्या है ये सामने लिख के रखना है आपको। जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इनका काम क्या है? टू सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। IFRS फाउंडेशन ट्रस्टी क्या है? ये जो ISBS है, ये जो IASB है, इनको गवर्न कौन करता है? मैनेज बाय ट्रस्टी। सो दिस इज मैनेज बाय ट्रस्टी। एंड इनको कौन देखता है बाद में? बोर्ड। ये जो मॉनिटरिंग बोर्ड है ये ट्रस्टी का काम चेक करता है। तो ऐसे ही काम चलता है। तो ये तीनों आपको लर्न करना है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उनको गवर्न कौन करता है? ये जो ट्रस्टी है IFRS के वो करते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो ट्रस्टी जो काम कर रहे हैं, देयर इज अ वन मॉनिटरी बोर्ड हु मॉनिटर देयर एक्टिविटी। बस ये ऐसे आपको MCQ आ सकते हैं। देन IFRS एडवाइजरी काउंसिल, ये अपन ने पढ़ा कि लिखा कि नहीं है? तो ये एडवाइजरी काउंसिल ये क्या करता है? बोर्ड एंड ट्रस्टी को एडवाइस करता है, करेक्ट ना। एंड दे ऑल्सो कंसल्ट विद वेरियस अदर ग्रुप्स, क्योंकि कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा चैलेंजिंग काम है। तो जो ट्रस्टी एंड बोर्ड है इनके साथ वो उनको काउंसलिंग करते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। प्लस जो अदर ग्रुप्स है जहाँ पे एडवाइजरी बॉडीज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, उनके साथ भी वो बातचीत उनका जारी रहता है। तो ये उनका काम है IFRS एडवाइजरी काउंसिल का। ना अभी क्या करते थे? ट्रस्टीज ऑफ IFRS फाउंडेशन, द ट्रस्टीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ IASB। हाईलाइट करो, ट्रस्टी का काम क्या है? गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। द ट्रस्टी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू IFRS। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सोनली विद द बोर्ड।
द ट्रस्टी आर अकाउंटेबल टू द मॉनिटरिंग बोर्ड, बॉडी ऑफ पब्लिकली अकाउंटेबल टू मार्केट अथॉरिटीज, करेक्ट। तो ट्रस्टिंग को किनको ट्रस्टीज आर अकाउंटेबल टू बोर्ड, जो अपन ने भी पढ़ा था। ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड फॉर रिन्यूअल टर्म्स ऑफ 3 years, MCQ के लिए आएगा कि ट्रस्टी का अपॉइंट 3 साल के लिए होता है। ईच ट्रस्टी इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड बी सेंसिटिव टू इंटरनेशनल इशू रिलेवेंट टू द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द यूज इन द वर्ल्ड कैपिटल मार्केट एंड बाय यूज बाय द अदर्स, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन काम क्या है, अपने को ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना है जो ग्लोबल जगह पे फॉलो हो, इसलिए उनको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल इवेंट कि इंडिया में इकोनॉमी कैसा है, यूएस में कैसा है, यूके में कैसा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अलग है, टैक्सेशन नॉर्म्स अलग है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए उनको कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं, जो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी टफ टास्क। तो ये ट्रस्टी का ध्यान में रखना। तो ट्रस्टी 3 साल की अपॉइंट किए जाने एंड वो रिन्यूअल है, अगर उन्हें अच्छा काम किया तो बाद में रिन्यू किया जाएगा। द ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू फॉलोइंग: अपॉइंटिंग द मेंबर ऑफ द बोर्ड, द IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी एंड IFRS एडवाइजरी काउंसिल। तो ये ट्रस्टी का काम है। Establishing and amending the operating procedure, consultative arrangements and due process for the board, interpretation committee and advisory council। मतलब जो भी चेंजेस है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड इकोनॉमी, जैसे कोविड की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, पूरे ग्लोबल लेवल पे चेंजेस हो गए, एंड अभी बिजनेस करने का तरीका ही पूरा क्या हो गया, बदल गया, पूरा डिजिटाइजेशन हो गया, मतलब पूरा ऑनलाइन में आ गया बिजनेस, करेक्ट ना। तो अभी इंडिया में तो ऐसा होने वाला है कि प्रॉपर्टी जो है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसका रेंट अभी धीरे धीरे कम होगा। रेंट पे जाएंगे वो, बट पहले जितना रेंट मिलता था आई डाउट उतना रेंट मिलेगा क्या, क्योंकि अभी ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया, लोगों को आदत हो गई। जो बड़े बड़े IT कंपनीज है दे विल प्रीफर वर्क फ्रॉम होम, उनको ही पैसा बच जाता है। तो ऐसे चेंजेस होंगे फिर, तो ये बहुत सारे भी चेंजेस होंगे अभी ड्यू टू कोविड। देयर विल बी अमेंडमेंट्स इन एवरी एरिया। रिव्यूइंग एनुअली द स्ट्रेटेजी ऑफ बोर्ड, उनका स्ट्रेटेजी रिव्यू करना। इंश्योरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ IFRS, हाँ सबसे बड़ा रुपया है, तो इनके लिए जो सफिशिएंट फंड्स है तो उसका बजट बना के अप्रूव करना, तो ये ट्रस्टी का काम है। हाँ बड़ी ऊपर बोला कि शैल नॉट बी लिमिटेड, मतलब ये तो करना ही है और कुछ है तो भी करना है, सो ये MCQ में पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ध्यान रखना, देन ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करना, स्ट्रैटेजी सेट करना एंड बजट सेट करना। ये 4 काम किसके हैं, ट्रस्टी के हैं। In exercising their governance responsibility, the trustee may reconsider or amend the board's due process or recommend, for example, improvement to the board's outreach activities. In addition, the constitution requires trustee to undertake a formal public review of the structure of IFRS. Okay. मतलब ट्रस्टी के पास क्या क्या काम है, बोर्ड ने जो प्रोसीजर रेकमेंड किया है ना, उसको अमेंड भी कर सकते हैं या रेकमेंड भी कर सकते हैं, ये फॉलो करो। एंड टेक अ पब्लिक रिव्यू, ताकि अपन ने जो IFRS का जो पर्पज़ है वो सब हो रहा है कि नहीं उसके लिए। देखो, इट्स गवर्नेंस अरेंजमेंट इज इफेक्टिवनेस इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी 5 years। तो ये रिव्यू हर 5 साल में लिया जाएगा, मतलब ट्रस्टी को 5 साल में रिव्यू भी लेना पड़ेगा कि अपन ने जो IFRS जो सेट किए हैं वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। बोर्ड के जो भी डिसीजंस है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन और एनी एरिया, दे कैन अमेंड इट, उनके वो भी अधिकार है। एंड पब्लिक रिव्यू भी ले सकते हैं, बट पब्लिक रिव्यू को उसका लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ IFRS फाउंडेशन का लेना है रिव्यू, एंड ये 5 साल में एक बार लेना है। क्यों लेना है, कि वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। द ट्रस्टीज आर अकाउंटेबल टू मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, द रिपोर्ट्स टू बी मॉनिटरिंग बोर्ड्स आर अवेलेबल ऑन ट्रस्टीज मीटिंग पेज। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है ना। अभी नेक्स्ट है IFRS एडवाइजरी काउंसिल काम क्या करता है। दोस्तों ये पूरा न्यूज़पेपर है, मतलब आप मेरा वीडियो पास करके आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, इसमें नया कुछ भी नहीं, इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन।
लेकिन अगर मैं बोलता कि मैं नहीं पढ़ा तो आप खुद पढ़ लो, तो आप टेंशन में आ जाते, आपको लगता है ये चैप्टर 100 मार्क के लिए आ गया, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें पता, मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये करता है, ये करता है, ये इसमें फॉर्म, इसका काम ये, बस आपको रटना है वो। नाउ IFRS एडवाइजरी काउंसिल, द एडवाइजरी काउंसिल इज द फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड दैट, हाँ, तो एडवाइजरी काउंसिल का नाम ही क्या है, ये एडवाइज करते हैं, किसको करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड को करते हैं, एंड ट्रस्टीज ऑफ IFRS फाउंडेशन, इन दोनों को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, नाम ये ना IFRS एडवाइजरी काउंसिल, तो किसको करते हैं एडवाइस, बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, नाम ध्यान में रखना। एंड दूसरा ट्रस्टी ऑफ IFRS फाउंडेशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ग्रुप्स दैट आर अफेक्टेड बाय एंड री इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग बाय द बोर्ड। दिस इंक्लूड्स, इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ग्रुप्स, हाँ मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। देखो कौन से ग्रुप, इन्वेस्टर, फिनेंशियल एनालिस्ट, अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, मतलब हर एक के एंगल से ये जो अपन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं, हर एक के एंगल से उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज ए इन्वेस्टर, एज अ कंपनी, एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ गवर्नमेंट, एकेडमिशियन, ऑडिटर, रेगुलेटर, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी एंड स्टैंडर्ड सेटर्स। मतलब काफ़ी लोगों उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे सजेशन मांगे जाएंगे कि ये हमने सेट किया, आपके हिसाब से क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी में इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट बताएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे, या दे विल सिलेक्ट 5 पीपल जो बहुत एक्सपर्ट है, जो सीनियर मोस्ट पीपल हैं इन द कंट्री, है ना, उनसे डिस्कशन करके वो डिसाइड करेंगे। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट कुड बी बैंक, है ना, बैंक मतलब इन्वेस्टर बैंक, मतलब जैसे होते हैं ना म्यूचुअल फंड कंपनीज, तो दे डू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उनके साथ वो चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टर के साथ भी कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर पर्सनल पे इतना नॉलेजेबल नहीं है, सो डोंट वरी। आई थिंक अदर देन लॉन्ग फॉर्म IFRS का इंडिया में एकेडमिक पर्पस पे इतना नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। प्रैक्टिकली हमको जितना लगता है, इवन वी ऑल्सो हायर IFRS पीपल इन फ्यू केसेस, हमारे कुछ क्लाइंट है उनके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो बार बार चेंज होते हैं, वो कभी कभी फ्रिक्वेंटली लगते हैं, सो इवन वी हैव नॉट अपग्रेडेड आवर सेल्फ, सो वी ऑल्सो आउटसोर्स दिस सर्विस इफ रिक्वायर्ड। हाँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको सब पता है, तो वो देखना पड़ता है। 43 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एडवाइजरी काउंसिल, वर्ड नंबर ध्यान रखना MCQ, विद 49 इंडिविजुअल मेंबर्स, मतलब टोटल जो एडवाइजरी काउंसिल पे है उसमें 43 ऑर्गेनाइजेशंस को लिया गया है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसे 43 लोगों को एक बोर्ड पे लिया गया है टू एडवाइज द बेस्ट थिंग, एंड उनके 49 अलग अलग मेंबर्स भी है, इंडिविजुअल मेंबर्स, मतलब 49 + 43 इतने लोग हैं। 3 एडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफिशियल ऑब्जर्वर, मतलब गवर्नमेंट, उनके 3 ऑफिशियल ये है, एंड द मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी, ये अपन ने पढ़ा था। तो 43 ऑर्गेनाइजेशन इस काउंसिल में है, 49 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो एडवाइजरी काउंसिल में देखते हैं कि कैसे अपन बेस्ट कर सकते हैं, एंड 3 उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतने से लोग मिला के वो पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने की प्रयत्न चल रहा है। द एडवाइजरी काउंसिल मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days इन लंडन, हाईलाइट करो। द चेयरमैन ऑफ बोर्ड, द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज and the director research, the director of implementation activity, board member staff who are responsible for the items on the advisory council meeting agenda are normally required to attend the meeting। हाँ, मतलब जो एजेंडा है उस एजेंडा में जितने भी लोग अफेक्टेड है बाय दैट डिसीजन, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट। IASB staff normally provide an update to for advisory council and invite question and comment from the council member। हाँ, मतलब आपको क्या लगता है, ये हम चेंज रिकमेंड कर रहे हैं, आपके ओपिनियन क्या है, सो यू हैव टू गिव योर व्यूज़ कि इसमें देश का फायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी आपके व्यूज है। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द इशू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में कॉल फॉर द फॉर्मर पोल टू डेमोस्ट्रेट टू द बोर्ड द एक्सटेंड ऑफ सपोर्ट विद इन द एडवाइजरी काउंसिल फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। यस, तो जब भी काउंसिल का मीटिंग होगा, इतने सारे लोग रहेंगे, तो एक फॉर्मल पोल लिया जाएगा ताकि समझ में आएगा कि कितने लोग इस डिसीजन के फेवर में है, कितने लोग फेवर में नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो सेट होगा खाली अपने कंट्री के लिए नहीं होगा, दिस विल बी डन फॉर ग्लोबल लेवल, एट एंटायर ग्लोब लेवल, तो इसलिए वो देखना पड़ता है। द बोर्ड कंसल्ट द IFRS एडवाइजरी काउंसिल ऑन इट्स, हाँ मतलब ये जो काउंसिल है जिसमें 43, 49, 3 जो अपन ने पढ़ा, तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड काउंसिल की कौन सी मदद लेता है,
टेक्निकल एजेंडा, प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज, प्रोजेक्ट इशू रिलेटेड टू एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS स्टैंडर्ड, पॉसिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रपोजल। तो ये जो बोर्ड है ISBS, ये क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, मैं ISBS की बोल रहा हूँ, हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये काउंसिल से क्या क्या मदद लेता है? दे टेक कंसल्टेंसी ऑन टेक्निकल एजेंडा, है ना, मतलब IFRS इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इशू होंगे, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या यूटिलिटी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। जितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फेमस है, इतना भी ये फेमस नहीं हुए, सबके लिए नई चीज़ है, सब लोग लर्न कर रहे हैं, कोई भी इसमें 100% कॉन्फिडेंट नहीं है जितना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि अपन सालों साल से फॉलो कर रहे हैं, उसमें रिसर्च हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, प्रॉपर अपडेट्स हुए हैं। इसमें भी हो रहे हैं, बट बहुत फास्ट हो रहे हैं, और ये ग्लोबल स्केल पे होता है, इसलिए उसका रीच पता नहीं चलता। तो ये एग्जाम में लर्न करना इम्पोर्टेंट है। The advisory council also provide advice on a single project with a particular emphasis on a practical application and implementation issue, including matters relating to the existing standard that may warrant consideration by the IFRS Interference Committee। मतलब क्या है कि अगर किसी सिंगल प्रोजेक्ट पे कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, उसके लिए भी अगर आपको IFRS सेट करना है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड का उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, IFRS का इम्पैक्ट क्या होगा, ये पूरा काउंसिल आपको रिपोर्ट बना के देता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ एडवाइजरी काउंसिल, है ना, कि IFRS का इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, वो सही होगा या गलत होगा, कौन से बिजनेस पे होगा, कौन से बिजनेस पे नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, IFRS क्या बोलते हैं, उसमें डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस के ऊपर कैसे बवाल मचेगा, मतलब फिर किस पे भरोसा करना है, IFRS पे करना है या इंडियन स्टैंडर्ड्स पे करना है, क्योंकि अपन इंडिया में है, ये सब चीज़ें वहाँ पे दी जाएगी। द एडवाइजरी काउंसिल सर्व एज द साउंडिंग बोर्ड for the board and can be used to gather views that supplement the normal consultative process। ठीक है, if the board ultimately takes a position on a particular issue that differ from the polled expression of council, it gives advisory council its reason for coming to different position। yes, मतलब बोर्ड और काउंसिल में डिसएग्रीमेंट है, काउंसिल ने जो रिकमेंड किया है वो बोर्ड एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो दे विल गिव द रीजंस कि हम ऐसा अलग क्यों कर रहे हैं, मतलब वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल गिवन बाय काउंसिल, व्हाट आर द इश्यूज, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे अपन ने जो पढ़े 5-6 बॉडीज, है ना, ICAI पढ़ा, ICMI पढ़ा, IFRS, एडवाइजरी काउंसिल, कमेटी, 5-6 अपन ने कंप्लीट किया। अभी आगे बस ऐसे पढ़ के रखना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो MCQ के लिए आएगा। इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म अच्छे से लर्न करना, एग्जाम में आने वाले हैं। इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IPSASB डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर द यूज बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटी, जो गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर। द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दैट सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ आर फैसिलिटेड बाय IFSE। ओके, ये जो है बोर्ड receive support financial in kind from the Asian Development Bank, Chartered Financial Professional Account of Canada, South African Accounting Standard Board, Government of Canada, New Zealand and Switzerland। इन लोगों से उनको क्या मिलता है, पैसे की मदद होती है इनको। The IPSASB's forward strategy from 2015 has a single strategic objective। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, strengthening the financial management, public financial management, public knowledge globally through increasing the adoption of accrual based international public accounting standard। हाँ, तो ये जो अपन ने भी नाम पढ़ रहे, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कितना बड़ा नाम है, IPSASB। इनका काम क्या है, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना, करेक्ट ना, एंड जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूल पे क्या करना है, इंक्रीज इन द एडॉप्शन ऑफ एक्रूल बेसिस। व्हाट इज एक्रूल बेसिस, अपन ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्रूल, मतलब इनकम ड्यू होगा तो अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन कैसे करेंगे, डेवलपिंग हाई क्वालिटी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड सेट करेंगे हाई क्वालिटी। ठीक है,
डेवलपिंग अदर पब्लिकेशन फॉर पब्लिक सेक्टर, न्यूज़ मतलब मैगजीन्स वगैरह पब्लिकेशंस, रेजिंग द अवेयरनेस एंड बेनिफिट ऑफ देयर एडॉप्शन, ये भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है। नाउ आगे IPSASB, अभी ये लॉन्ग फॉर्म आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये एग्जाम में आएंगे, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। फॉलोज अ वेरी स्ट्रक्चर एंड पब्लिक एजुकेटिंग प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल IPSAS। हाँ अभी देखो, अब इसमें नाउ व्हाट इज IPS? I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, P पब्लिक, S सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल प्रोसेस है। द प्रोसेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज interested in financial reporting in the public sector, including those preparers and users directly affected by, to make their views on the to ensure that correct, मतलब ये सबको मौका देती है, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाने जा रहे हैं, इससे भी जो भी लोग अफेक्टेड होने वाले हैं उनको मौका दिया जाता है एंड उन सबका सुन के फिर प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो ऑन पेपर जो लगता है और प्रैक्टिकली जो बिजनेस में होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, करेक्ट ना। तो कमेटी को क्या लगता है, बोर्ड को क्या लगता है, वो अलग बात है, बट एक्चुअली जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे रियलिटी इज़ डिफरेंट, दे आर फेसिंग डिफरेंट इशूज़, करेक्ट ना। कुछ कंट्रीज़ के लॉ अलग अलग होते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड बाय IPSAS आर डेवलप यूजुअली विद द इनपुट ऑफ टास्क फोर्स or project advisory panel and are available for downloading from the website. Exposure draft are sometimes preceded by the consultation paper that explores subject in detail and provide basis for further discussion, development and policy formation. All exposure draft have open and finite comment period. Yes, मतलब ये जो draft बनाने जा रहे हैं, ये जो फाइनल प्रपोजल सैंक्शन होगा, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ये ड्राफ्ट वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। जो कंसर्न पर्सन है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो अफेक्ट होने वाली है, उनके लिए कमेंट के लिए रखा जाता है और ये ओपन एंडेड है बोला है, मतलब वो जब तक चाहे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 10 दिन में कमेंट करो, बाद में हम आपका नहीं सुनेंगे। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट। तो उससे फिर क्या होता है, फर्दर डिस्कशन करना है और डेवलपमेंट करना है, कुछ नई चीज़ें कुछ चेंज करना है, तो ये भी किया जाता है बाद में। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऊपर तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे जो ऊपर अपन ने पढ़ा है। अदर देन दैट ये प्रपोज ड्राफ्ट वेबसाइट पे रहेगा, आप आपके हिसाब से उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रोसेस आर कंसिडर्ड बाय IPSASB मेंबर्स एंड आर मेड पब्लिकली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इफ चेंजेस टू ED आर मेड आफ्टर एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ द रिस्पॉन्स, द IPSASB कंसिडर री एक्सपोजिंग द डॉक्यूमेंट फॉर फर्दर रिव्यू। करेक्ट, मतलब अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं बेस्ड ऑन द कमेंट गिवन, तो उसको अगेन फर्दर रिव्यू के लिए रखा जाता है। अप्रूवल ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, री एक्सपोजर ड्राफ्ट, री मतलब जो बाद में किया वो, आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट बाय एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स। करेक्ट, तो जो भी कमेंट है उसमें जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसके लिए फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए, उसको फाइनल करने के लिए 2/3 बोर्ड का वोटिंग लगेगा। क्वेश्चन फॉर MCQ। सिंस 1997 द IPSASB has developed and issued a suite of 38 accrual standard, 4 of which are in process of being withdrawn. Total 38 standard ने इशू किया, उसमें 4 विड्रॉ करने वाले हैं। 3 recommended practice guidelines which will provide guidance on the broader areas of financial reporting outside the financial statement, and a cash basis standard for countries moving towards the full accrual accounting। मतलब आज तक उन्होंने टोटल 38 एक्रूअल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसमें से 4 विड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, देन अभी यहाँ पे भी दिया है कि जो कैश बेसिस पे कर रहे हैं उनको वो एक्रूअल बेसिस पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन October 14 IPSASB issued first global conceptual framework for public sector entities. This underpins IRB's standard setting and guidance the development activity। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इशू किया है, करेक्ट ना। अच्छा, उसका काम क्या है ये अपने को नहीं, दिस अंडरपिन IRB स्टैंडर्ड सेटिंग एंड गाइडेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं है,
तो ऐसे भर भर के थ्योरी पूरा एंड तक ऐसा ही है। गवर्नमेंट दैट फंक्शन ऑन अ कैश बेसिस डू नॉट, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, कट, ये मत पढ़ो। इन 2015 following the report of IPSASB, the government review group, the public interest committee was established। हाँ, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। गवर्नेंस रिव्यू ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी कब एस्टेब्लिश किया? 2015 में। ये एमसीक्यू में आ सकता है। द PIC remit to provide assurance that the IPSAB's standard setting activities are in public interest by providing recommendation। मतलब इनका काम क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं दे आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, दे आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, बस उतना ही है। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ ये अरेंजमेंट, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन ऑन, देखो क्या बोला है, द PIC remit is to provide assurance that the IPSASB standard setting activity are in, मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ये पब्लिक के भले के लिए किए हैं, उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एंड ये जो PIC है, पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी है या गवर्नेंस रिव्यू ग्रुप है, ये किसके ऊपर कमेंट कर सकता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ IPSASB, अरेंजमेंट फॉर नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ, उनके मेंबर कौन हो सकते हैं, प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेशन है ना, स्ट्रेटेजीज एंड वर्क प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग। हाँ, मतलब ये जो कमिटी है PIC एंड गवर्नेंस रिव्यू ग्रुप, ये उनके टर्म, उनके काम करने के तरीके, उसमें कौन बोर्ड पे रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसमें वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये बोर्ड कैसे काम करेगा, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएगा, इन सिंपल वर्ड्स ये उसको ध्यान दे रहे, मतलब ओवरलुक बोलते हैं ना अपन, कि अपन ध्यान दे रहे बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये उनका काम है। तो इनके ऊपर एक बॉडी बना के रख दिया ताकि इनको गाइड किया जाए इन गुड फेथ। इट कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स दिया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक उसमें है। चलो नाउ अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल यूके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द यूके एंड आयरलैंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑडिटर, अकाउंटेंट, एक्चुअरीज। अच्छा, एक्चुअरीज कौन होते हैं आपको पता है कि नहीं? आई डोंट नो, बताता हूँ। एक्चुअरीज मतलब जैसे अपन इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, मेडिक्लेम का प्रीमियम पे करते हैं, तो 1 लाख रुपये के लिए कितना प्रीमियम आएगा वो जो कैलकुलेट करते हैं वो होते हैं एक्चुअरीज। वेरी इंटेलिजेंट पीपल, इसके लिए मैथ्स का एग्जाम बहुत हार्ड रहता है। देन इवन कोई एम्प्लॉय 20 साल के बाद रिटायर होने वाला है तो उसको प्रोविडेंट फंड का कितना पैसा देना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज डन बाय एक्चुअरीज। सो दीज आर द पीपल एंड सेटिंग यूकेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टुअर्डशिप कोड्स। हाँ, तो ये भी इनका काम है। The FRC seeks to promote transparency and integrity in the business by aiming its work at investor and others who rely on company reports, audits and high quality risk management। करेक्ट, मतलब ये जो बोर्ड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल जो यूके का, इनका काम है जो इन्वेस्टर एंड अदर लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करके उनके डिसीजन लेते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है। करेक्ट ना, प्रोटेक्शन मतलब ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। दिस काउंसिल इज यूकेज रेगुलेटर फॉर अकाउंटिंग, ये अपन ने पढ़ा है। द FRC इज अ कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। अभी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय द इंडस्ट्री, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल। ठीक है, पढ़ के रखना। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा एज ए फैकल्टी, आप सोचो। एक पैराग्राफ सबका दिया है, ये पूरा सिलेबस से आपका ऐसे डिजाइन किया है। द FRS and its subsidiaries plays crucial role in the oversight and development of corporate governance standard in the UK। yes, ये लर्न करना, इनका काम क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करना। ऊपर भी अपन ने पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड, तो ये सबको रेगुलेट करता है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, एक्चुअरीज, to develop good corporate governance in the UK and the Republic of Ireland such as the UK Corporate Governance Code and Standard for Accounting Industry। ठीक है, the FRC board is responsible for the overall governance and strategy of the FRC and ultimately approves all the codes and standard issued by FRC। ये अप्रूव करता है जो भी रिकमेंडेशन किए वो। the chair and deputy chair are appointed by the secretary state of the business
इनोवेशन एंड स्किल, द अदर बोर्ड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। ठीक है, अभी इसमें से एमसीक्यू आ गया, तुम्हें क्या मतलब आपके लिए यही चैलेंज है, करेक्ट ना, कि ये कोड अप्रूव कौन करेगा, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनका काम कौन करेगा, इसमें कौन से मेंबर रहेंगे, हर एक के लिए आपको लिखना पड़ेगा, हर एक के लिए। जैसे अपन जो पढ़ रहे हेडिंग आपका होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, उसमें बॉडी कौन सी और उसका रोल क्या है, नहीं तो मैं आपको लेक्चर के एंड में बता दूंगा कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है। Other board members are appointed. Okay, the board is supported by the 3 governance committee, audit committee, nomination committee and remuneration committee, and by 2 business committees, code and standard committee and conduct committee. The code and standard committee is supported by 3, अच्छा उसमें 3 councils है, which advise on corporate reporting, audit assurance and actuarial matters. तो ऐसे आपको ये ट्री टाइप उल्टा ट्री बनाना पड़ेगा, अपना ट्री ऐसे होता है ना, ये उल्टा बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब ये जो बोर्ड है, पहले इनका काम क्या है दिया है, हाँ, द बोर्ड इज सपोर्टेड बाय 3 गवर्निंग, तो बोर्ड 3 कमिटीज, पहला ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, प्लस 2 बिजनेस कमिटीज। तो ऐसे आप इसके 5 कमिटीज आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये छोड़ दो, अभी नया कमेटी, यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप। द यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप इज प्राइवेट एसोसिएशन established in 2001 with the encouragement of European Commission to serve the public interest। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उससे आपको आपके हिसाब से चार्ट्स बनाने हैं। इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन आर European stakeholder and national organization have knowledge of and take interest in the development of IFRS, how they contribute to the efficiency of capital market। ठीक है, तो ये भी IFRS में contribution देते हैं। EFRAG's mission is to serve European public interest by developing and promoting European views in the field of financial reporting and ensure these views are properly considered इन द आईएस बेस्ड। हाँ, मतलब यूरोपियन जो व्यूज़ है, जो उनकी इकोनॉमी है, उनके व्यूज़ आईएफआरएस सेटिंग में कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि हर एक देश का इकोनॉमी अलग अलग है। देखो, हर एक देश के उसमें मेंबर्स है, हर एक कंट्री के उसमें मेंबर्स है, तो वो मेंबर का पर्पज़ ही है कि हर एक देश की काम बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। तो ये जो कमिटी आईएफआरएस, इनको सब लोग सपोर्ट करते हैं कि दिस इज़ द वर्किंग एनवायरनमेंट, दिस इज़ द कल्चर इन इंडिया, दिस आर द आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट, दिस इज़ आवर पॉलिटिकल सिचुएशन, दीज आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो ये सब कंसिडर करते हुए हर एक का वो सेट किया जाता है। तो यही उनका काम है कि ये यूरोपियन कंट्रीज ने उनका एक बोर्ड बना दिया है, विच विल मेक श्योर कि देयर इंटरेस्ट इज सर्व्ड इन आईएफआरएस सेटिंग। EFRA regularly provide advice to European Commission and whether न्यूली इशूड रिवाइज मीट द क्राइटेरिया। हाँ, मतलब ये जो IFRS है, ये अपने देश के काम के है कि नहीं, वो रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, नाउ EFRAG इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन डेलीगेशन टू IASB अकाउंटिंग बोर्ड एडवाइजरी फोरम। हाँ, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम है, उसमें ये मेंबर है। A member of International Forum Accounting Standard Setters has bilateral relationship with the regional national groups। क्या क्या दिया है, आप कैसे लर्न करोगे, आई डोंट नो। मेरे को खुद ही बुरा लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कितने कमिटीज़, अब इसमें से क्या उठा के हमसे पूछेंगे, और उसमें मैं भी क्या एक्सप्लेन करूँ, आप भी सोचो। मतलब मैं आपको चार्ट बना के दे सकता हूँ, बट कितने, कम से कम 50 कमेटी है, इतने फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म कैसे आप लर्न करोगे, कितने अपन अभी तक लगभग 30-40 कमिटीज़ तो हो गए, मुश्किल है। EFRAG also participate in the World Standard Setter meetings। कुछ भी दिया है, ये कट कर दो, जितना इजी मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ता हूँ। EFRAG seeks input from all the stakeholders, obtain evidence about the specific European circumstances throughout the standard setting process, and in providing our endorsement advice।
Our legitimacy is built on transparency, governance, due process, which may include field test, impact analysis, outreaches. My God, ठीक है, दिया है। इनका रोल क्या है? रोल दिया, ये आप पढ़ लो क्या है उसमें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। अपन ने 10 पेजेस कंप्लीट किया और 10 पेजेस है ये मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बहुत सारा पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने जितना पढ़ा है मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दूंगा कि आप कैसे डायग्राम बना सकते हैं। मतलब एक्चुअली आपको ही बनाना है, एक एक बोर्ड का नाम लिखो, उसमें कौन से कमिटीज़ है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनका काम क्या है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कमेटी का नाम, उनको अपॉइंट कौन करता है और उनका काम क्या है। सो कमेटी अपॉइंटेड बाय, हु आर द मेंबर्स एंड उनका रोल क्या है। ये 4 एरिया में आपको हर एक टेबल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आप आपके हिसाब से बना सकते हैं, बट समहाउ यू ट्राई टू रिमेंबर, करेक्ट ना, समहाउ यू ट्राई टू रिमेंबर दिस, ठीक है। एक दो बार पढ़ ले, देखो मेरे हिसाब से हार्डली 1-2 MCQs में आएंगे, और मेरे को जो लगता है कि इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स है आप लर्न करने के बाद भी मैं एग्ज़ाम में वो स्ट्राइक होना भी थोड़ा चैलेंज लग रहा है, क्योंकि 30-40 लर्न करना और भी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से 50 टर्म तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ गाइडलाइन देता हूँ जिससे आपको पढ़ाई थोड़ी बहुत ईजी हो जाएगी, बट ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको रटने पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। थैंक यू सो मच।